डिबेट लाइव में आज बात लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की, ये समझने की कोशिश की किस तरीके के मुद्दे इस चौथे चरण में नजर आते हैं और वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनकी चुनौतियां बढ़ती दिखती हैं या फिर जिनको राहत मिलती नजर आती है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ मनोज गैरोला जी, आप एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वाराणसी से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रोड शो करेंगे। हैदराबाद से हमारे सहयोगी राहुल डबास जुड़ रहे हैं। आज पश्चिम भारत के ज्यादातर बड़े राज्यों में चुनाव खत्म हो चुका है। हमारे साथ पश्चिम बंगाल से तापस सेन गुप्ता जुड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी आज कई महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव हुआ है। चर्चा की शुरुआत मनोज सर आपसे, ये जो चौथा चरण है, इस चरण में क्या कुछ खास बातें सर जो आपको नजर आई? देखिए, ऐसा है कि अभी 3 बजे तक का डेटा हमारे पास है, तो उस डेटा में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक इलेक्शन की परसेंटेज काफ़ी अच्छी थी। आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 48.41% इलेक्शन हुआ है और अगर इसको हम 2019 से कंपेयर करें तो सिर्फ 10% ही कम है अभी तक, 9-10% हर एक सीट में। ये दोपहर 3 बजे तक, ये दोपहर 3 बजे तक का डेटा है और अभी 3 घंटे अभी बाकी हैं। तो जब मैंने अपने रिपोर्टर से बात करी तो ये मालूम चला कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि आज सुबह से यूपी में जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ मौसम अच्छा था, हल्की फुल्की बारिश भी थी और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। हमारे रिपोर्टर का तो कहना ये था कि सर जैसे हर बारी पसीना हम लोग बहाते थे, इस बारी पसीना काफ़ी कम है। दूसरा ये था कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, क्योंकि पहले फेसेस में वोटिंग थोड़ी कम हुई थी, तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कोशिश करके अपने अपने वोटर्स को बाहर निकाला है। तो ये एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में टर्नआउट परसेंटेज बढ़ जाएगा? हाँ, बढ़ेगा नहीं तो कम से कम 2019 के इक्वल रहेगा। अगर ये भी नहीं है तो 3 बजे तक का काफ़ी ही इनकरेजिंग वोटिंग वहाँ परसेंटेज है। और दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि महाराष्ट्र, अगर हम महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना टूटी थी, जिस तरीके से एनसीपी टूटी थी, तो ऐसा लगता था कि वहाँ लोगों को गुस्सा होगा और क्योंकि ये टूटने के पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा रोल था, तो हो सकता है कि लोग बाहर ज़्यादा तादाद में निकलें और गुस्से में या तो बीजेपी के अगेंस्ट वोट करें या फिर जब एनसीपी टूटी तो अजित पवार के अगेंस्ट हो सकता है गुस्सा हो या एकनाथ शिंदे के अगेंस्ट गुस्सा हो। लेकिन सारे के सारे फेसेस की तरह फेस 4 में भी महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज पहले 2019 के मुकाबले कोई अच्छा नहीं है, बल्कि काफ़ी कम है। तो ये देखते हुए लगता नहीं है कि कोई ऐसी बात हो, या अगर हो सकता है हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें ये चीज़ अगर जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे टाइम पे वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो तो वो वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन पश्चिम बंगाल अभी भी अपवाद बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में पिछले चरणों की तरह इस चरण में भी वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर 3 बजे तक का डेटा देखें हम तो 3 बजे तक भी 2019 में जो वोटिंग परसेंटेज था उसके मुकाबले 20% कम है। काफ़ी जगह में 20% कम है, काफ़ी जगह में 15 से 16% कम है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यूपी का ओवरऑल नंबर भले ही कम हो, लेकिन 2019 के मुकाबले गैप काफ़ी ज़्यादा अभी कम है, जो कि 3 घंटे में फिल होना बहुत आसान चीज़ है। तीसरी एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है इसकी, श्रीनगर सीट की। श्रीनगर सीट में 30% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बारी 15% हुई थी। अब ये वोटिंग अच्छी है या गंदी है इसके बारे में तो कुछ भी कहना मुश्किल है। पिछली बारी से कंपेयर करें तो अच्छी है, लेकिन ओवरऑल देखें तो काफ़ी कम। बिल्कुल, हालांकि श्रीनगर में 35 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बंद का ऐलान नहीं किया। 370 के बाद वोट डाले जा रहे हैं, तो अपने आप में ऐतिहासिक कई मायनों में। राहुल, आज इस चौथे चरण के साथ ही जो दक्षिण के राज्य हैं, बड़े राज्य, वहां पर चुनाव अब खत्म हो चुका है। किस तरीके के मुद्दों का सबसे ज्यादा जोर दक्षिण के राज्यों में आपको नजर आता है? वो राज्य हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा बाकी दलों की काफी ज्यादा मजबूत स्थिति है। राहुल, देखिए अनुराग, अगर दक्षिणी राज्यों की बात करें, खासतौर पर तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की बात करें, ये वो जगह हैं जहां पर बीजेपी को गेन की उम्मीद है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर मैक्सिमम सीट बीजेपी के पास थी। ऐसे में अगर वहाँ लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए दक्षिणी राज्य हैं। बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें, हैदराबाद में 3 दिन पहले प्रधानमंत्री आते हैं, 2 दिन पहले गृह मंत्री आते हैं। जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों यहाँ पहुँचते हैं तो इसका अर्थ यह है कि जो 4 सीटें हैं 17 में से
बीजेपी के पास तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में भी अच्छी स्थिति नहीं है, वह दोनों में इजाफा कैसे हो सकता है। वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां वोटिंग परसेंटेज बेहतर है, लेकिन वहां हिंसा भी नजर आई थी। तेलंगाना की बात करें, वोटिंग परसेंटेज 52 है, जबकि उत्तर प्रदेश से 4 ज्यादा, उत्तर प्रदेश में 48 के आसपास है। लेकिन जहां मैं मौजूद हूं हैदराबाद, क्योंकि ये नाक की लड़ाई है माधवीलता और ओवैसी के बीच में, यहां पर वोटिंग परसेंटेज 29.47% है, यानी टोटल तेलंगाना से लगभग आधे के आसपास है उसमें। लेकिन अच्छी एक अलग बात यह है कि उसमें जो घोषा महल इलाका है, जहां बीजेपी के विधायक है, साथ में से सिर्फ एक ही विधायक बीजेपी के है, जो हिंदू बहुल इलाका है, वहां पर एवरेज से ज्यादा है, 32% के आसपास है। एक खबर अभी आपको और दे दूं कि अभी अब से 15 मिनट पहले माधवीलता और ओवैसी का आमना सामना हुआ था और AIMIM के कार्यकर्ता उन्होंने घेर लिया था और उन्होंने कहा था कि मुझे जान का खतरा है। दोनों आमने सामने आ गए थे, ओवैसी और माधवीलता। जी अनुराग। ठीक है, एनके सर, आपसे समझना चाहूंगा, दक्षिण राज्यों में जहां 2009 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 10 सीटें मिली थीं, 2019 में वो बढ़कर 42 सीटें हो गई थीं। इस चौथे चरण में 96 कुल सीटें हैं। क्या आपको लगता है कि जो बात राहुल कह रहे हैं उसमें काफी हद तक दम है? दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है, खासकर जैसे आंध्र प्रदेश उदाहरण के तौर पर चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर बीजेपी के साथ हैं, पवन कल्याण उनके साथ हैं, YSR का हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात है कि दक्षिण भारत में अगर आप देखें तो केरल, तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है, और मुझे लगता है कि कर्नाटक वगैरह में, केरल, दक्षिण तमिलनाडु में तो नहीं मिलनी है कोई सीट जी, लेकिन यह माना जाता है कि एक सीट शायद केरल में मिल जाए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी बीजेपी। एनके सर माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, ये सीधी तस्वीरें। एनके सर, मैं आऊंगा आपके पास। ये सीधी तस्वीरें अपने जरा दर्शकों को दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। आज उनका रोड शो है, 5 से 6 किलोमीटर लंबा रोड शो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो सिंह द्वार है, वहां से ये रोड शो शुरू होना है, काशी विश्वनाथ मंदिर पर खत्म होगा। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार की तस्वीरें, मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यहीं से इनके रोड शो की शुरुआत हो रही है। बतौर सांसद तीसरी बार अपना नामांकन कल दाखिल करेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वाराणसी में चुनाव लड़ने के लिए। रोड शो शुरू होने जा रहा है। इनके सर माफ कीजिए, आपको रोका था, अपनी बात कंप्लीट कीजिए इनके सर। तो इसमें बहुत सीधी सी बात है कि ये रीजनल फोर्सेस का वर्चस्व इस इलाके में रहा है। आप आंध्र तेलंगाना दोनों ले लें, इसमें रीजनल फोर्सेस का आप सोचिए, YSR कांग्रेस को 22 सीटें अगर मिलती है तो ये कोई साधारण बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में रीजनल फोर्सेस को ज्यादा 2014 के मुकाबले ज्यादा परसेंटेज वोट का रहा। आप सोचिए जरा, मोदी जी का वो जो सैलाब है लोकप्रियता का, उसके बावजूद अगर रीजनल फोर्सेस का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, जैसे उदाहरण के लिए YSR कांग्रेस ले लीजिए, और बीजेपी का या NDA का कम हो रहा है कुछ परसेंट, तो इसका मतलब हुआ कि वहां पे लोकसभा में भी जो पब्लिक है वो रीजनल फोर्सेस को तरजीह देती है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, नेशनल लोकसभा में नेशनल पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है, इसलिए नॉर्मली ये होना चाहिए। हमें लगता है कि ये रीजनल फोर्सेस का वर्चस्व वाला एरिया है और इसमें बीजेपी को कुछ गेन तो हो सकता है, लेकिन बहुत सब्सटेंशियल नहीं होगा। जहां तक यूपी की बात है, यूपी में सारी सीटें बीजेपी के पास है, तो उसको लूज करने को, मतलब गेन करने को कुछ नहीं है। वो लूज अगर करे तो अलग बात है, लेकिन यूपी में बीजेपी गेन नहीं कर पाई क्योंकि सारी की सारी सीटें उसकी है जहां चुनाव हो रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश से तस्वीरें सामने आ रही है। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। विकास, आप तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रहे हैं। 2014 के मुकाबले 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ जो नतीजे आए थे उसमें काफी कुछ स्थितियां बदली थी बीजेपी के लिहाज से। मसलन 288 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोटों के साथ जीत मिली थी। 11 राज्य ऐसे थे 2019 में जहां विपक्ष का खाता तक नहीं खुला था। 32 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीती थी, जिसमें अमेठी और गुना जैसी सीटें भी शामिल थी। 2024 में जब चौथा चरण खत्म हो चुका है, आपकी लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं से बात हो रही है, किस तरीके का असेसमेंट पार्टी इस बार कर रही है?
देखिए, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इस आत्मविश्वास में भरी हुई है कि जो 2019 का परिणाम था उस रिकॉर्ड को 2024 में हम तोड़ने जा रहे हैं। यही वजह है कि देखिए 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया और खुद बीजेपी अपने लिए 370 पार का नारा दिया था और उसी नारे को छूने के लिए, यानी जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी जान लगा दी है। तो आप देखें कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या दूसरे नेता हो जिनको चुनाव प्रचार में स्टार बनाया गया है, सारे लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पहले कार्यक्रम तय किए गए थे रोड शो के और रैलियों के, वो उसको दुगुना कर दिया गया और लगातार प्रधानमंत्री धुआंधार प्रचार अभियान चला रहे हैं ताकि 2019 का रिकॉर्ड 2024 में टूटे, अगर न टूटे तो कम से कम 2019 में जितनी सीटें बीजेपी को मिली थी और एनडीए के पास आई थी उससे एक भी कम ना हो, ताकि अगर एक भी सीट कम हो जाएगा तो विरोधी पार्टियों को एक कहने का मौका मिल जाएगा कि मोदी का मैजिक चला नहीं और मोदी का जादू अब खत्म हो रहा है। तो इसलिए पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लगा दिया है। तो बीजेपी नेताओं से जब बात होती है तो उनका यही कहना है कि जैसे जैसे चरण बीत रहा है तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि वो 2024 से आगे, तो माफ करिएगा 2019 से आगे ही बढ़ रहे हैं और 2019 से आगे ही परिणाम 2024 में निकल कर आएगा। तो बीजेपी अभी भी आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है। हालांकि पहले चरण और दूसरे चरण के जब मतदान हुए थे तो उसके बाद पार्टी के नेताओं में आत्मविश्वास की कमी देखी जा रही थी। उसके बाद से इन लोगों ने अपनी रणनीति भी बदली और प्रचार अभियान के तरीके को भी बदल दिया, क्योंकि तब पार्टी को फीडबैक मिला था कि कार्यकर्ता अपने घर से नहीं निकल रहे हैं, वो 400 पार के नारे से बहुत भरोसे में है कि मोदी के बल पे तो चुनाव हम जीत ही जाएंगे, तो बाहर निकलने की जरूरत क्या है। लेकिन जब पार्टी को ऐसा लगा कि नहीं इससे नुकसान हो रहा है तो तत्काल पार्टी ने रणनीति पे बदल दी और अपने अभियान को बदला और चुनावी मैनेजमेंट को बदला। तो अब कार्यकर्ता निकल रहे हैं तो पार्टी और ज्यादा भरोसे में दिख रही है। और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस में रोड शो होना है और उसी रोड शो में मैं भी मौजूद हूँ। बुदौलिया चौराहा है, बड़ा ऐतिहासिक है। बिल्कुल विकास, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं आपका एक बार फिर रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले राहुल सर, इस चौथे चरण तक का जो असेसमेंट है उसको आप किस तरीके से आंक रहे हैं सर? किसका पड़ला ज्यादा मजबूत आपको नजर आ रहा है, किसकी मुश्किलें, किसकी चुनौतियां ज्यादा बढ़ती आपको दिख रही हैं? राहुल सर। देखिए, जब तक सारे मतदान के पूरा प्रतिशत ना आ जाए, कोई उसके आधार पर या 3 बजे तक के मतदान के आधार पर भविष्यवाणी करना तो ठीक नहीं होगा, मैं तो नहीं करूँगा। सिवा इसके कि जो अभी चुनौतियां अलग अलग पार्टियों के सामने अलग अलग प्रदेशों में हैं, उनकी हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। जैसा कई हमारे मित्रों ने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी पे केवल अपने वोट शेयर की चिंता करनी है, अधिक से अधिक उसको वहाँ मुझे कोई बड़ा बदलाव होता दिखता नहीं है, लेकिन ये देखना होगा कि वोट शेयर कैसा निकलता है और उससे कुछ हमें अंदाज लगेगा हवा के रुख का। बाकी दक्षिण की जहाँ तक बात है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद अब जब दक्षिण का एक बड़ा हिस्सा लगभग पूरा हो गया मतदान। आंध्र प्रदेश में हम जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और केरल के साथ ऐसा तीसरा प्रदेश रहा है दक्षिण में जहां पर बीजेपी को प्रवेश करने में सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसको तेलंगाना में एक जगह मिली, वो विधानसभा में 14% और लोकसभा में 19-20% तक पहुंचा पिछली बार। लेकिन आंध्र प्रदेश में उसका आप अगर वोट शेयर देखेंगे तो वो आश्चर्यजनक रूप से कम है। 4% था, उससे घटकर वो 1 कुछ प्रतिशत आ गया जी। तो वहां पर एक जो आंध्र प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति की विशेषता है वो ये है, वैसे तो दोनों जगह की है, लेकिन जो तेलंगाना में उसको रास्ता मिला अंदर आने का, वो इसलिए मिला कि वहां पर पीआरएस कमजोर हुआ, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी रही और उससे बीजेपी को आने का एक मौका मिल गया जी। लेकिन आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में राजनीति अब भी वहां पर 2 प्रमुख टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू और उनके बीच में रही है, वाईएसआर सीपी के बीच में रही है। तो अब एक नई जन सेवा पार्टी आई है, पवन कल्याण की, तो एक नया गठबंधन बना है। अब ये देखना होगा कि इस गठबंधन को कितना समर्थन मिलता है और उसमें बीजेपी का वोट शेयर क्या होता है, ठीक है, ये भी देखना रोचक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तपस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले इनके सर आंध्रा से जुड़ा एक सवाल कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। आंध्रा जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ था, वाईएसआर जो सबसे बड़े स्तंभ थे कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी जो ये दम भरती थी, दावा करती थी कि देखिए हमने अलग स्टेट बना दिया तेलंगाना, वही आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने खो दिया।
कांग्रेस की यह मजबूरी रही है। आज आप सोचिए कि ये रीजनल पार्टीज अपने बूते पे, वाईएसआर कांग्रेस अपने बूते पे अगर चुनाव लड़े तो इसका सीधा मतलब है कि उनको कांग्रेस से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वरना इंडिया गठबंधन में इनको भी शामिल होना चाहिए था। और यही वो फंडामेंटल कमजोरी है जिसपे कि कांग्रेस अपने जो छोटे एलाइज है, या तो वाईएसआर कांग्रेस चूंकि उन्हीं का पैदा किया हुआ है, उसके पिताजी पूरी जिंदगी चीफ मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस के, तो ऐसे में अगर उसको भी अपने साथ नहीं ले पाई है तो कांग्रेस की कमजोरी रही है। और दूसरी, आज आपने अभी अपने बुलेटिन में इसके पहले कहा था कि तेज प्रताप ने एक कार्यकर्ता को मारा, तो ये सब मैसेजेस जो जा रहे हैं ये बहुत नेगेटिव है। यहाँ पे आप में स्वाति मालीवाल का मैंने सुना है कि अभी वहां पे उनके साथ भी कुछ बदसलूकी हुई है चीफ मिनिस्टर के घर पे। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, इसको कांग्रेस को ब्लॉक करना पड़ेगा। जनता चाहती है विकल्प, लेकिन अगर कांग्रेस इतना रैमशकल, इतना लुंज पुंज विपक्ष लाएगी तो मुझे लगता है कि जनता उदासीन हो जाएगी। सर, तपस के पास चलते हैं। पश्चिम बंगाल में तपस हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तपस, 2019 में 3% वोट और 4 लोकसभा सीटों का ही फासला था टीएमसी और बीजेपी के बीच में। आज बहुत हैवीवेट की किस्मत का फैसला दर्ज हुआ ईवीएम में। किस तरीके का मुकाबला 24 में नजर आ रहा है? जी देखिए, 24 में आज की अगर चरण की बात करें तो कांटे की मुकाबला है। अगर बीजेपी और तृणमूल की बात की जाए तो एक तो कृष्णनगर में महुआ मैत्रो और वहां की राजमाता अमृता रॉय जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं। खासकर दूसरे छोर पर अगर देखा जाए यूसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और अधीर रंजन चौधरी, जिनका पिछले 15 सालों से कह सकते हैं कि बहरमपुर में उनका वर्चस्व चलता था, लेकिन इस बार टीएमसी ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है यूसुफ पठान को पिच करके। और हमें मालूम है कि बहरमपुर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मुस्लिम बहुल है, माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, और ममता बनर्जी के पक्ष में हमेशा माइनॉरिटी वोट बैंक रहा है। वहाँ एक माइनॉरिटी कैंडिडेट को पिच करके कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी को एक सीधा जो चैलेंज है वो दिया गया है तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरीके से अपना आपा खो रहे थे रैलियों में, जिस तरीके से बर्ताव कर रहे थे विरोधियों के खिलाफ मीडिया के साथ, ये साफ था कि एक प्रेशर में है। और तीसरा है एक तरफ कीर्ति आज़ाद तो दूसरे छोर पर आपका दिलीप घोष। हमने पिछले 3 चरणों में देखा है कि लगभग पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है, लेकिन ये चौथे चरण में हम वही पुराने पश्चिम बंगाल की चुनाव प्रक्रिया को फिर से दोहराते हुए देख रहे हैं। दिलीप घोष पर 3 बार उन्हें रोका गया, एक बार जानलेवा हमला हुआ, पथराव किया गया उनके गाड़ी पे, उनके गाड़ियों के शीशे टूटे, उनके 2 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स लहूलुहान हुए, दोनों का अस्पताल ले जाया गया। और इस समय अलग अलग जगहों से बहरमपुर और बर्धमान के अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि इन बाधाओं के बाद भी लोग बढ़ चढ़ कर इस पर्व में हिस्सा लिए। ये बड़ी बात है कि मतदान का प्रतिशत लगातार बना हुआ है। लेकिन मनोज सर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भी, क्या आपको लगता है कि ये 5 स्टेट्स वो हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा संभावना नजर आ रही होगी? हाँ, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक उड़ीसा की बात है तो उन्हें लगता है कि इस बार उड़ीसा में बीजेपी काफ़ी गेन करेगी। जो सर्वे हैं वो सारे सर्वे का यही कहना है। लेकिन अगर हम बाकी जगह जैसे बंगाल में भी काफ़ी टफ फाइट है, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में बीजेपी भले ही एस्पायर करे कि उनकी सीटें बढ़ें, लेकिन जिस तरीके से वहाँ शिवसेना टूटी, जिस तरीके से वहाँ एनसीपी टूटी, तो उसका तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा? लोगों का रिएक्शन अभी तक सामने नहीं कुछ है। अगर हम देखें तो पिछले फेज में बारामती में जहाँ की शरद पवार और अजीत पवार दोनों इनडायरेक्टली आमने सामने थे, वहाँ भी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम था। तो इसलिए ये जो इसमें उड़ीसा को छोड़ के बाकी स्टेट वो हैं जहाँ की बीजेपी के लिए फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा टफ है। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जैसे राहुल जी ने अभी कहा था कि वहाँ बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज 1% से भी कम था, उसी तरीके से कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी करीब इतना ही है। तो वहाँ ये वो पार्टीज़ हैं जहाँ की जो कि ये वो स्टेट्स हैं जहाँ की रीजनल पार्टीज़ का डोमिनेशन है। और बड़े हैरानी की बात है कि अगर मैं पिछले इलेक्शन का जब मैंने डेटा देखा तो जिस तरीके जो पैटर्न वहाँ लोकसभा में होता है वोटिंग का, वही पैटर्न वहाँ पर विधानसभा में भी
होता है। वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखें तो टीडीपी का जितना लोकसभा में था उतना ही उसका विधानसभा में था, और जितना उसका लेकिन अगर हम उड़ीसा देखें तो वोटिंग पैटर्न लोकसभा और विधानसभा में अलग होता है, दिल्ली में जैसे अलग होता है। तो मेरे को लगता है कि अगर हम स्टेट की बात करें तो जो भी वहाँ लोकसभा में जिसको भी वहाँ ज़्यादा सीट मिलेंगी तो विधानसभा में भी सरकार उसी की बनेगी, और बीजेपी वहाँ एक बहुत ही माइनर फैक्टर है। विकास का रुख करते हैं। विकास वाराणसी में मौजूद है। विकास, अभी हम देख रहे थे आपके कुछ जो प्रशंसक हैं वो आपके साथ थे, मुस्कुरा रहे थे, आपसे बात कर रहे थे। अभी उत्तर प्रदेश में लगभग आधी लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने बाकी हैं। वाराणसी में तो आखिरी चरण में ही वोट डाले जाने। प्रधानमंत्री का जो सक्रियता है, जिस तरीके से वो लगातार रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और आज वाराणसी में उनका रोड शो है, कल उनका नामांकन है। अगले 3 चरणों में इसका क्या कुछ असर आपको नजर आता है? विकास, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और अपना विश्लेषण भी। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो होना है, और बदौलिया चौराहे पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ से 500 मीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, जहाँ आकर उनका रोड शो खत्म हो जाएगा। देखिए वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जो वेद पाठी बटुक होते हैं अन्नपूर्णा मठ मंदिर के, वो सारे बटुक यहाँ बैठे हैं जो षष्ठी वाचन करेंगे, मंगल वाचन करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस चौराहे पर स्वागत करेंगे। यानी विश्वनाथ मंदिर जाने के पहले तो ये देखिए कि दर्जनों की संख्या में यहाँ जो गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, और अन्नपूर्णा मठ मंदिर के सभी बटुक हैं, और ये लोग उनका प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और इस तरीके से 100 मंच बनाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और 2019 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था, उसके रिकॉर्ड को खुद ही बीजेपी इस बार तोड़ना चाहती है, और उन्हीं रास्तों से प्रधानमंत्री करेंगे इस बार रोड शो जो 2019 में उन्होंने किया था। और उसी रास्ते पर प्रियंका गांधी ने भी रोड शो किया था, क्योंकि बनारस की सबसे ज्यादा घनी आबादी उसी रास्ते पर है, यानी जो लंका से यानी बीएचयू के गेट से चलेंगे और बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक आएंगे, और यहाँ से सीधे वो मंदिर चले जाएंगे। अब रहा सवाल कि लगातार प्रधानमंत्री देश भर में घूम घूम करके राजनीतिक जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उसके जरिए जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरे इस चुनाव को देखें तो बीजेपी हो या एनडीए हो, जितने भी उसके घटक दल हैं, सबको भरोसा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही है। और जो टारगेट लेकर बीजेपी पहले चरण से चली, उस टारगेट पर अगर ऑन रिकॉर्ड बात की जाए तो बीजेपी उसी पर अड़ी हुई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी का दावा है कि जो विकास माफ कीजिए, आपको रोकना। मनोज सर, फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में। प्राइम मिनिस्टर के रोड शो से आज यूपी में कुछ कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह बढ़ेगा? बहुत संक्षेप में मनोज सर। हाँ, और अभी देखिए कि जो बाकी जो फेसेस हैं, फेज 5 और फेज 6, ये वो एरिया है जहाँ की आज के रोड शो का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ये वाराणसी और उसके आसपास की सारी सीटें हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए डिबेट लाइव में, और आज के चौथे चरण के मतदान का मतलब क्या है ये समझाने के लिए तस्वीरें में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे डिबेट लाइव में। आज के लिए बस इतना ही।